दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। इसमें सबसे पहले हम अध्याय 1 से अध्याय 3 तक के अंतर्गत बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले 7वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 1 पादपों में पोषण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है कि जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उनको विषमपोषी कहा जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों देखिए, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप जान पाएंगे कि दोनों ही कथन सही हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इस कारण इनको विषमपोषी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? पत्ता, तना, जड़ या शाखा, इसमें से किसको पादप की खाद्य फैक्ट्री कहते हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों पत्ता को। केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों पादपों में जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण है मुख्यतः पत्तियों के द्वारा होता है, इसलिए पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री या भोजन की फैक्ट्री कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और वाहिकाओं के द्वारा ये पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इनमें से कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो आप जान लीजिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इसके लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये सभी आवश्यक हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी आवश्यक हैं। अगर हम विस्तार से इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप पाएंगे कि पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है और पौधे इस ऊर्जा को उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य पदार्थ या खाद्य संश्लेषण में करते हैं। ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य और प्राथमिक स्रोत होता है और सूर्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन और भोजन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट बनता है, बिल्कुल सही। दूसरा है कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ये सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। आप जानते हैं दोस्तों दोनों ही कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आप देख लीजिए कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट बनता है और पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और दूसरा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला कथन सही नहीं है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। कुछ पौधे या कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है,
इसलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं। दूसरा कथन सही है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो केवल 2 आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों देखिए, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उनको विषमपोषी कहा जाता है। विषमपोषी पादप पौधों के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वे पादप परपोषी या होस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा आप जान लीजिए कि मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, जिसे पादप जड़ों की सहायता के लिए जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। तो कथन 2 आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो सही उत्तर ये है घटपड़ी। दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पादप कीटभक्षी या इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं। घटपड़ी जिसको पिचर पादप कहा जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू ये कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। और कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहाँ पर मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति वो इन कीटों से करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। दूसरा कथन है कि वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी पोषण कहलाता है। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही हैं। देखिए दोनों कथन सही हैं। इसका कारण ये है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसको सहजीवी संबंध कहते हैं। इसके अलावा किसी मृत और विघटित जैव पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। कवक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है और कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत अथवा विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं जिससे ये विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। कवक इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? आपको बताना है। शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु या पादप और जीवाणु। तो सही उत्तर है दोस्तों कवक और जीवाणु आप देख सकते हैं और शैवाल और कवक। देखिए यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा शैवाल और कवक और पादप और जीवाणु ये सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो केवल 1 और 4 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, इसको लाइकेन कहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में पादप इन जीवाणुओं को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो सही उत्तर है रंध्र की सहायता से। दोस्तों पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में किससे मिलकर बना होता है? देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। तो आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न है
कि देखिए ये प्रश्न कौन सा प्रश्न है, दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आप देखिए कि कथन है कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका कारण है क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आप 8वीं 9वीं कक्षा के विज्ञान में ही पढ़े हैं कि अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और ये जीवाणु चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं, अतः इनमें सहजीवी संबंध होता है। अब आइए 7वीं कक्षा के विज्ञान के अध्याय 2 पर आते हैं। ये है प्राणियों में पोषण और इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्टारफिश या जिसको तारा मछली कहा जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं और दूसरा है कि भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है। तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2 आपके दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों तारा मछली या स्टारफिश भोजन को सीधे आमाशय में ही ग्रहण करती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है और कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है कि पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। दूसरा है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत और आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं, तो ये आपका सही नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें पूछा है कौन सा असत्य है। तो पहला कथन असत्य है क्योंकि पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है, न कि सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। और दूसरा कथन आपका सही है कि आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत और आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं जो कि पाचन में सहायक होता है। प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन आपका असत्य है और दूसरा कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन देखते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपका सही है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है, ये सही नहीं है। और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपका सही है। तो देखिए केवल 1 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 2 के बारे में 2 गलत है क्योंकि यकृत पित्त रस का श्रावण करता है, जबकि आपको कथन दिया गया है कि यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है, तो ये स्रावित करता है। जो एक थैली में संग्रहित होता है इसको पित्ताशय कहते हैं। और अन्य दोनों कथन 1 और 3 आपके सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है, सही है। दूसरा है कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, सही है। तीसरा है कि बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है, इसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। तो नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। आप देखेंगे कि घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। ये भाग रूमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं।
लेकिन बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है और इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं और ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, इसके कारण कई जंतु घास नहीं खा पाते हैं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसको कि अक्षनाल कहते हैं और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए दोस्तों, पहला कथन कौन सा है? पहला कथन है कि ये जलाशयों में पाया जाने वाला सिंगल सेल्ड यानी एक कोष की जीव है। सही है। अमीबा अपनी आकृति और स्थिति निरंतर बदलता रहता है। बिल्कुल सही है। तीसरा है कि अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्र और केंद्र कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियां होती हैं। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अमीबा के संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। ये जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोष की जीव है, जो अपनी आकृति और स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्र और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक घानियां यानी वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आमाशय दोस्तों, आमाशय जो होता है ये अम्ल का निर्मोचन करता है। ए का चौथा हो जाएगा। देखिए, उसके बाद छोटी आंत जो है पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण का कार्य करती है। बड़ी आंत जल अवशोषण में सहायक होती है और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 2 3 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 2 3 और 1। देखिए दोस्तों, आमाशय का आंतरिक स्तर जो होता है ये श्लेष्मल यानी म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और पाचक रस या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहा जाता है। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस का स्रावण करती है और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक हैं। ये आपका सही है और इसका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। तो ये सही नहीं है। केवल एक कथन आपका जो है सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन आदि हमारे भोजन के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन इनका पाचन हमारे शरीर में इस रूप में न होकर छोटे छोटे अवयवों के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है पाचन में। दूसरा है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो पाचन प्रक्रिया में ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, छोटी आंत में पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है और ये यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त उनकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा आंशिक रूप से बचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां पर आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है और इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में
वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और ये पूरी प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है। अब आइए दोस्तों 7वें कक्षा के विज्ञान के तीसरे अध्याय पर आते हैं, जो है रेशों से वस्त्र तक। पहला प्रश्न है कि देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं, ये आपका सही है। दूसरा है कि रेशम के रेशे रेशम कीट के कोश से प्राप्त होते हैं, सही है। तीसरा है भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु हैं। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये तीनों कथन आपके सही हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। इनमें से रेशम जो फाइबर होते हैं रेशम कीट के कोकून या कोश से मिलते हैं, और ऊन के रेशे भेड़, बकरी और याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, सही है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सही है। और पश्मीना शाल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, ये आपका सही नहीं है। केवल 1 और 2 आपके सही हैं। तो इसको कैसे आप सही करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों कि देखिए, कथन 3 गलत है, क्योंकि कश्मीर की मशहूर पश्मीना शाल कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। और आपको बताया गया है कि अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, और यहाँ पर अंगोरा ऊन जो है अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, न कि पश्मीना। अगला प्रश्न है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पहला कथन है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। रेशम फाइबर या रेशे प्रोटीन से बने होते हैं। और तीसरा है कि रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, और रेशम कीट रेशम के केसों का एक आवरण कोकून बनाते हैं। कोकूनों से रेशम को पृथक करने में उनका संसाधन किया जाता है, और फिर धागा बनाया जाता है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट पालन कोकून से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण का कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, और रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। अगला प्रश्न है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पहला है, इसका रेशा या मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि टसर, मूंगा और कोसा रेशम की किस्में होते हैं। तो देखिए, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि रेशम का मृदु रेशा जो सूत्र होता है, सूत होता है, वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं, और उनसे प्राप्त होने वाले रेशम के धागे का गठन भी अलग होता है। इसलिए टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका है, आप देख सकते हैं कि रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी। दूसरा है कि प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों से होता था, उस मार्ग को आज रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका केवल 2 यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, रेशम की खोज आप जान लीजिए कि भारत में नहीं बल्कि सबसे पहले कहाँ पर, चीन में हुई थी। और रेशम उद्योग को प्रारंभ में चीन में गुप्त रखा गया था। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट ही कहा जाता है। तो
दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने एनसीईआरटी के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में 7वीं कक्षा के विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब को सॉल्व किया है। आगे हम अगले अध्याय से फिर शुरू करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य राज्यों के राज्य सेवा परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसा कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ चुके हैं, उसके बाद जब ये प्रश्न आप हल करेंगे तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है आपको कि हमारे चैनल पर उपलब्ध जो 7वीं कक्षा का विज्ञान है, सबसे पहले आप उसके प्रथम 3 अध्यायों को पढ़ें और फिर इन प्रश्नों को सॉल्व करें तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी और आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।